जानवी बेटा, मना किया है, रात को बाहर नहीं खेलना है। चलो जाओ, अंदर जाओ, चलो। ओए, कितनी प्यारी बच्ची है आपकी बेटी है अंकल। हाँ जी। 2 मिनट रुको। अच्छा, मैं घर से चाबी लेकर आता हूँ। है जी, ठीक है। ब्रह्मपाल बगल वाले घर में चला जाता है और वहां से एक लंबी सी चाबी लाकर दरवाजा खोल देता है। तीनों अपने अपने बस्ते नीचे रखकर कमरे को चारों ओर से नजर घुमाकर देखने लगते हैं। ये है तो ठीक, साफ सुथरा है। यहाँ कोई और भी रहता है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी कुछ सालों से खाली है, पर जो है वक्त पर यहाँ सफाई हो जाती है। तो ठीक है फिर। है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, बगल वाले घर में हूँ मैं। ठीक है काका, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मपाल वापस चला जाता है अपने घर। तीनों अपने अपने गद्दे बिछाकर उस पर लेट जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस पेड़ पर एक बार कान लगाकर सुन ही लो भैया कि आखिर माजरा क्या है। अरे तो फालतू की हरकत मत करियो, अब आज की रात रुकना है वैसे भी। अभी कुछ नहीं करना, चुपचाप सो जाओ, कल सुबह होते ही निकल लेंगे यहाँ से। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। सबके भीतर भय जब अपने चरम पर होगा, तब मैं फिर से आऊंगा। तभी एकदम से दर्श जाग जाता है और उठकर बैठ जाता है। उसके बगल में ही धरा सो रही थी। दर्श धीरे से धरा को हिलाकर उठाता है। दीदी, दीदी, अरे दीदी उठो ना। क्या हुआ, सपना आया था क्या? भैया उठो ना, भैया उठो। अरे अरे दीदी, आराम से, क्या हो गया एकदम से इतनी हाय तौबा? तू चुप रह। काव्यांश भैया उठो ना। क्या हुआ? इसे सपना आया है। हाँ, क्या? वही वाला पेड़ जो इस गांव में देखा था। ये सुनकर धरा और काव्यांश एकदम से मानो सतर्क हो जाते हैं, जैसे उन्हें आभास है कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये तो पहली बार हुआ है कि कोई देखी हुई चीज उसके सपने में आई है, वरना तो हमेशा वो चीज आती है जो होने वाली होती है या जो हो चुकी होती है। ये बता, और क्या दिखा? वो जो बाबा आज हमें मिले थे ना, जिनके पूरे हाथ पर रुद्राक्ष की माला थी, उनका हाथ दिखा, जिसमें कई सारे कागज एक धागे में बंधे हुए थे, और उन कागजों को एक लकड़ी के शायद डिब्बे में रखा था और उसे जमीन के नीचे कहीं रख दिया था, और उसे मिट्टी से ढककर उस पर एक पत्थर की सिल्ली रख दी। और हाँ, उधर एक बड़ा सा शिवलिंग भी था। क्या? अब तो पक्की बात है, इस गांव में कुछ तो चल रहा है। और उस बाबा का हाथ दिखना इसके सपने में, और उसी बाबा का हमें यहाँ का रास्ता दिखाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? तुम्हारी उपस्थिति जहां होनी चाहिए वहीं होगी। और अब इसके सपने, जो कि हम दोनों को पता है कि इसके सपने तभी आते हैं जब कुछ बहुत ही गड़बड़ होने वाली होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम यहां किसी वजह से आए हैं। एक और बात भैया, उस पेड़ से आवाज भी कुछ आ रही थी। क्या बोला उस आवाज ने? बड़ी डरावनी किस्म की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी।
शायद कह रही थी मैं आऊंगा। किधर? अरे मुझे क्या पता, पूरा पता बता जाएगी क्या आवाज? एक काम करो, अभी सो जाओ, कल सुबह उठकर देखते हैं ये सब। पूरे दिन के थके हुए हैं। धरा, काव्यांश और दर्श आराम से सो रहे होते हैं कि तभी दर्श को किसी के बहुत जोर से रोने की आवाज आती है। उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। डर से सहमा हुआ दर्श धरा को जगाता है। दीदी दीदी। दर्श को सहमा देखकर धरा भी एक झटके में उठ जाती है और काव्यांश को भी जगा देती है। क्या हुआ, फिर से सपना आया क्या कोई? नहीं, पर एकदम से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत ही जोर से। दर्श जैसे ही ये बोलता है तभी उनके कानों में चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंज उठती हैं। ये कहां से आ रही हैं आवाजें? उन्हीं अंकल के घर से आ रही आवाज। तीनों भागते हुए ब्रह्मपाल के घर की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उन्हें उस घर की दीवारों में सिर्फ चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तीनों भागकर ऊपर जाते हैं और सामने एक आधे खुले हुए दरवाजे से देखते हैं कि कमरे के कोने में ब्रह्मपाल बेसुध सा बैठा हुआ है। कमरे में सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही हैं। तीनों जैसे ही भागकर कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि सामने बिस्तर पर ब्रह्मपाल की बेटी लेटी है और उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी हैं। बच्ची के बगल में उसकी माँ बैठी है जो सिर्फ अपनी बच्ची की शक्ल देख चीख चीख कर रो रही है। क्या हुआ बच्ची को? थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। ब्रह्मपाल एकटक बस अपनी बेटी की ओर आंसू भरी आंखों से देखता रहता है। अरे कोई हमें बताओ भी क्या हुआ है, क्या पता हम कोई सहायता कर सकते हो उसकी। ब्रह्मपाल एक बेउम्मीदी सी आवाज से उन्हें जवाब देने की हिम्मत करता है। पीपल दोष। क्या? ब्रह्मपाल काव्यांश की तरफ देखता है। अब आप पूछ रहे थे ना कि क्यों उस पीपल के पेड़ के पास कोई जा नहीं सकता। देख लीजिए, इसीलिए नहीं जा सकते। हमें तो पता भी नहीं है कि ये कब चुपचाप वहां चली गई और उसे ये दोष लग गया। पता नहीं कितने बच्चों को खाएगा वो मनहूस पेड़। कितने बच्चे? इसका मतलब और कितने लोगों के साथ हो चुका है ये? अब हर साल होता है ये और कई सालों से हो ही रहा है। जो भी उस पेड़ के पास गया रात को, उसकी मौत 2 दिन के अंदर अंदर यूं ही तड़प तड़प कर हो जाती है। तो आप सब मिलकर इस पेड़ को हटवा क्यों नहीं देते? कौन सब? गांव वाले, मेरा मतलब। कौन से गांव वाले बेटा? यहाँ तो कोई किसी को झांक कर भी नहीं देखता। जिसको एक बार पीपल दोष हुआ, फिर कोई उस इंसान या उसके परिवार के पास भी नहीं भटकता, इस डर से कि कहीं उन्हें ना हो जाए। वीर, धरा और दर्श उन चीखों में एकदम स्तब्ध खड़े रहते हैं। थोड़ी देर में काव्यांश धरा और दर्श को बाहर ले आता है। देखो, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है उस बच्चे को बचाने के लिए। आरफ। काव्यांश देखता है कि दर्श आंखें बंद कर चुपचाप वहीं खड़ा है। आरफ। दर्श अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में मानो किसी अनहोनी का प्रचंड तूफान उमड़ रहा हो। आरफ, क्या सुना? दर्श दहशत भरी आंखों से काव्यांश की ओर देखता है। चीखें, पूरे गांव में सिर्फ चीखें। थोड़ी देर के लिए किसी के समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या कहें। बाहर आओ।
जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक इंसान भागता हुआ उनसे टकराता है और दूसरी तरफ दौड़कर निकल जाता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच चुकी होती है। ये क्या चल रहा है? भैया, हमें उस पेड़ के पास जाना होगा। एक काम कर धरा, तू हर घर में जाके पता कर कि पूरे गांव में अचानक इतना बवाल कैसे मच गया। ठीक है। भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो अपने अस्त्र कवच तैयार रखिए। तुम ठीक कह रहे हो दर्श। जैसे ही काव्यांश और दर्श पेड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं। उसके आसपास कई सारे कौवे मरे पड़े हैं। पेड़ के ऊपर कई बाज गोल गोल मंडरा रहे हैं। भैया, पक्का ये सब इसी पेड़ की वजह से ही हो रहा है। हाँ, क्या हुआ है सबको? गांव के हर एक घर में किसी न किसी को ये पीपल दोष हो गया है। सभी लोग बहुत देर से बहुत परेशान हैं। तभी अचानक दर्श को सपने में कहीं सुनी एक बात याद आ जाती है। भैया, एक और चीज उस आवाज ने कही थी। क्या? कि जब भय अपने चरम पर होगा तब मैं आऊंगा। कौन आएगा? पता नहीं। सबसे पहले तो वो कागज ढूंढते हैं जो तूने अपने सपने में देखे थे। शायद उनमें कोई जवाब मिल जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि वो जगह कहाँ है? तूने क्या बताया था? वहां कुछ और भी था शायद। एक बड़ा सा शिवलिंग था भैया, और उसी के बाईं तरफ उस लकड़ी के डिब्बे को दबाया गया था। तो अवश्य इसी गांव के मंदिर में ही होगा फिर वो। तीनों गांव का मंदिर ढूंढने लगते हैं और लोगों से पूछते पाछते अंततः वो मंदिर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर घुसते हैं, उन्हें एक बड़ा सा शिवलिंग वहां दिखता है। यही है भैया, इसी के बाईं ओर वो कागज थे। काव्यांश बाईं ओर जाकर देखता है। यहां कहां है? इस दूसरे वाले में है भैया। धरा। जी। इसी मिट्टी में दबा है वो लकड़ी का डब्बा। उन्हें आखिरकार वो लकड़ी का डब्बा दिख ही जाता है। वही है भैया, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब? अर्थात ये वसुधा यानी धरती एक कुटुंब है, यानी एक परिवार। इसका अर्थ है कि हर कोई एक है। जिन्हें भी ये ताड़पत्र प्राप्त हो, वही होंगे वे जिनके हाथों विक्रानंत ग्राम का उद्धार संभव होगा। वर्तमान में मैंने ऋषि संकदा भैरवदान को मुहरबंद कर दिया है, जो कभी मेरी ही भांति एक ऋषि था। अमरत्व की लालसा में उसका चित्त और उसकी अंतरात्मा पूरी तरह से मलिन हो गई। उसने कुछ ऐसे श्लोकों का अनुसंधान आरंभ किया जो कभी असुरों द्वारा उच्चारित किए जाते थे। इसी प्रयास में उसने एक भीषण राक्षस को जन्म दिया, मनोभक्षक, जो भय से पलता है। मनोभक्षक ही भैरवदान की अमरता का मूल स्रोत बन गया। जैसे जैसे जनमानस का भय बढ़ा, वैसे वैसे उसकी शक्ति भी प्रचंड होती गई। वो विक्रानंत में मृत्यु और विनाश का कारण बन गया था। अंततः मैंने सहस्त्र रुद्राक्षों की शक्ति से उन दोनों यानी मनोभक्षक और भैरवदान को एक पीपल वृक्ष में आविष्ट कर वहां बांध दिया है।
किंतु ये बंधन अनंत नहीं है। जब काले काग आकाश को ढक लेंगे, जब हर घर की दीवार करुण क्रंदनों से कांप उठेगी, जब ग्राम विक्रानंत अनेक खेमों में बंट जाएगा और जब भय अपनी चरम सीमा पर होगा, तब वे पुनः इस भूमि पर पग धरेंगे। स्मरण रहे, उद्धारकर्ता अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दैत्य का वध करने हेतु आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा? काव्यांश उस ताड़पत्र को आगे पीछे करके देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं लिखा होता। यहां कुछ नहीं लिखा। मुझे लग रहा है कि मनोभक्षक और दूसरे ऋषि आज ही उस मुहर बंद से मुक्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सभी गांव वालों को इस गांव से निकालते हैं। धरा, दर्श, हमें एक एक घर में जाकर सबको इस बारे में बताना पड़ेगा और जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र उन्हें उस पेड़ से दूर ले जाना होगा। जी भैया। तीनों ये बात सभी गांव वालों को बताने के लिए उन्हें इकट्ठा कर गांव से बाहर निकालने में जुट जाते हैं। अब विक्रानंत गांव के हर आदमी का डर अपने बिल्कुल चरम सीमा पर होता है। जैसे जैसे गांव के सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, वैसे वैसे आकाश में चारों ओर गहरी काली घटा पूरी तरह से छा जाती है। काले बादलों में चमकती बिजली मानो चीख चीख कर उनके आने का अंदेशा दे रही थी। धरा, काव्यांश और दर्श गरजते आसमान को देखकर समझ जाते हैं कि ऋषि सकंदा की भविष्यवाणी सच ही होने वाली है। वो तीनों जल्दी उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। ये क्या है और ये कहां से आ रहा है? वो नजर घुमाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि पेड़ के चारों तरफ से सभी गांव वाले चले आ रहे हैं। जब भय अपनी चरम सीमा पर होगा, ये सब मनोभक्षक कर रहा है। इस डर रूपी प्रकाश को वो मनोभक्षक उस पेड़ के भीतर खींच रहा है। भैया! धरा पेड़ की ओर उंगली करती है। जैसे ही गांव वाले उस राक्षस को देखते हैं, उनका डर 4 गुना और बढ़ जाता है। नहीं 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 नहीं, ये जितना भयभीत होंगे वो राक्षस उतना ही बलवान होता जाएगा और भैरवदान भी उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। धरा, हम उन दोनों को रोकने का प्रयास करते हैं। दर्श, तो इन सब गांव वालों को लेकर जा, जितनी दूर हो सके। तभी सामने खड़े ऋषि भैरवदा आंखें बंद कर कुछ मंत्र जपने लगते हैं और जोर से चीखते हैं। मनो प्रज्वलित कर दो अंधकार ज्वाला। मनो प्रज्वलित कर दो अंधकार ज्वाला। भैया, कहाँ हो? यही हूं, डरो मत, वरना वो और बलवान हो जाएगा। नहीं! क्या हुआ? मनोभक्षक ने अपने पैरों की बेल निकाल दी। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा भैया। अगर उसकी तरफ कोई वार करूंगी तो उससे कहीं गांव वालों को चोट न पहुंच जाए। भैया, ऋषि सकंदा ने कहा था कि इसके लिए कुछ और आवश्यक है, सिर्फ हम 3 से नहीं होगा। मैं समझ गया।
वसुधैव कुटुंबकम। मतलब? सभी गांव वालों को एकत्रित करना होगा। काव्यांश एक गहरी सांस भरता है और अपना पूरा दम लगाकर चीखता है। दर्श, सभी गांव वालों को यहाँ ले आओ। दर्श काव्यांश की चीख सुनकर अचानक मुड़ता है। ठीक है भैया। दर्श सभी गांव वालों की आवाज ध्यान से सुन सुन कर उन्हें इकट्ठा कर काव्यांश के पास ले आता है। कोई विकल्प, कोई बल तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी निर्बलता है उसका भय, जो कि मेरे मनोभक्षक को सबसे अधिक सबल बनाता है। मनो, एक एक को भस्म कर दो अपनी पाताल अग्नि से। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता अगर भय है तो उसका सबसे बड़ा बल है उसकी एकता। हम अकेले भले ही दुर्बल हों, परंतु हमारे पीछे पूरा विक्रानंत गांव खड़ा है। मैं आप सब गांव वालों को भले ही देख नहीं पा रहा, परंतु मैं एक वादा करता हूं आपसे। अगर आज आप अपने डर से जीत गए तो आपके बच्चे, आपके अपने भी आज बच जाएंगे। सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, सब कुछ। तो मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए लड़ो और इस अंधकार को अपनी वीरता और एकता के प्रकाश से समाप्त कर दो। अपने मन में जलती अग्नि से इस राक्षस को भस्म करो, जिसने न जाने कितने वर्षों से आपके अपनों को आपसे छीना है। आसमान के सारे बादल छट जाते हैं। भीड़ में खड़ा ब्रह्मपाल अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा होता है। तभी उसकी बेटी उठकर ब्रह्मपाल को हंसकर देखने लगती है। ब्रह्मपाल की अनकही खुशी से आंखें छलक उठती हैं और वो उसे अपने कंधे से चिपका लेता है। धरा, काव्यांश और दर्श साथ खड़े होते हैं। तो ठीक है भैया, अब चलते हैं हिमाचल।